हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BHDLA 135 की क्लास। आज BHDLA 135 की फर्स्ट क्लास रहेगी और फर्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट। ओके, इकाई नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए इकाई नंबर फर्स्ट जो ना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है और लगभग हर एक सब्जेक्ट में और हर एक एग्जाम में देखा गया है कि फर्स्ट यूनिट से लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो आप यूनिट 1 को बेहतरीन तरीके से आप समझने का प्रयास करना। ओके, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन आपको समझने के लिए ना समझे हो तो हार्ड है, अगर समझ गए तो बहुत सिंपल है। ओके, तो आपको समझना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं हिंदी, मतलब ये जो है फर्स्ट यूनिट में क्या कह रहा है, हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जैसे भाषा और लिपि, उसका देवनागरी लिपि और वर्तनी के कुछ नियम, हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण, ये सभी बिंदुएं हैं, ये टॉपिक्स हैं। इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। भाषा और लिपि क्या कह रहा है 1.2 में, चलिए वहाँ से देखते हैं। देखिए भाषा और लिपि क्या होता है, इसको सुनिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप ये पार्ट जो है पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब ये जो आप क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आज यूनिट फर्स्ट जो स्टार्ट की है। इसमें कहा था कि भाषा जो है ना आप किस तरह से समझ पा रहे हो। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप, एक तो सिंपल है ही, आप जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है सिर्फ लिखित के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि किसी, जैसे एक होता है ना कि हम बोल रहे हैं, आमने सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, बात करने के दरमियान ही ये बात हो रही है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वही ऑप्शन नहीं है, इसमें ये सब मेंशन किया हुआ है कि आप जो है लिख के भी आप किसी से बात कर सकते हो। जैसे अभी ऑनलाइन का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो कि हाय हेलो करते रहते हो व्हाट्सएप पे। ओके, वो लिख के जो है ना एक दूसरे से बात करते रहते हो, वो भी एक प्रकार की भाषा के माध्यम से आपका जो है ना बातचीत होती रहती है। तो ये हुआ, इसका मतलब कहने का अर्थ है, ये हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पढ़ना सुनने का दूसरा रूप है। जैसे व्हाट्सएप पे ही मैसेज जो करते हो आप, उसको क्या करते हो, पढ़ते हो। जबकि हालांकि आप टाइपिंग करते हो, लिखते हो, लिखने के बाद जो ना उसके बाद वो उसके पास सेंड करते हो, सेंड करने के बाद वो आपको सेंड करता है या करती है। ठीक है, उसको क्या करते हो, आप पढ़ते हो। पढ़ने के बाद आप समझ जाते हो क्या बोलना चाह रहा है, चाह रही है, या मतलब आपस में बातचीत होते रहता है। तो ये हुआ आपको पढ़ना जो है ना सुनने का दूसरा रूप है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद कहता है आगे, लिपि के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें भाषा के महत्व पर भी विचार कर लेना चाहिए। यानी कि लिपि जो होती है, जैसे लिपि अनेक प्रकार की देवनागरी लिपि है, ऐसे तमाम लिपि जो है उसके जाने से पहले हम लोग को भाषा जानना बेहद जरूरी होती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसी पर विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद भाषा वह माध्यम है जिस पर मानव समाज का बहुमुखी विकास निर्भर करता है। भाषा जो है ऐसी माध्यम होती है जिसमें मानव समाज के लिए, जो मानव जातियों के लिए अनेक प्रकार की जो है ना वो विकास पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। सही बात है, अगर भाषा समझ में ही नहीं आए, मान के चलो अगर कि पुरानी कहानी जो है, जो इसमें कुछ लिखा ही ना हो, आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उस जमाने की बातें हैं, तो उसमें अगर आप उसमें कुछ समझ ही नहीं पाए, कुछ लिखावट उसका समझ ही नहीं पाओगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब कुछ समझ ही नहीं पाते। उसमें सिर्फ हम लोग जो है ना काल्पनिक तरीके से समझा जा सकता है। तो वही बातें हैं, उसका संपूर्ण चिंतन उसकी मातृभाषा में होता है, लेकिन भाषा में चिंतन और विकास की आधारभूत हुई लिपि है। उसके देखिए ये जो है ना आपका सिर्फ समझने योग्य है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं पूछाएगा। ठीक है, ये जो आपको सिर्फ समझने के लिए भाषा क्या है, क्लियर, तो आप घबराएं नहीं। उसके बाद कहते हैं लिपि से क्या फ़ायदे हैं, इसको देखिए। लिपि से क्या फ़ायदे हैं, लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, वो लिखता नहीं था। यानी मनुष्य क्या करता था, सिर्फ बोलता था, लिखता नहीं था। संस्कृति के विकास के साथ लिखना प्रारंभ हुआ। जैसे संस्कृति जो कल्चर डेवलप हुआ, उसके साथ साथ जो ये लिखना प्रारंभ हुआ, ये जो लिखने का प्रकोप जो है ना स्टार्ट हो गया। पहले मनुष्य तार के पत्तों या भोजपत्र पर लिखता था। आप सभी जानते होंगे कि जो पहले का जो इतिहास में आप पढ़े होंगे, वो भोजपत्र में लिखता थे, जिसे ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है, तो उस पर लिखा करते थे। उसके बाद वो कुछ लोग गीली मिट्टी या पत्थरों पर लिखते थे। ठीक है, अभिलेख हो गया, ये सब चीज़ जो है आप इतिहास के बारे में समझते हैं जिससे, तो वो पहले पुराने वही सब करते थे, जो अभिलेखों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से, ताम्रपत्रों के माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये पुरानी बातें कही जा रही है। कुछ संस्कृतों में धातु पटल पर लिखने का प्रमाण मिलता है। प्राचीन काल में लिखना बहुत कठिन था, यानी उस समय के ज़माने में ना लिखना बहुत ही कठिन था। आज तो क्या हुआ, आप सभी देखते, देखो आपके सामने मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, कितना इजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। और प्राचीन समय में जो लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ था। ओके, यहाँ तक की बात है, संसार में कम भाषाएं लिखी जाती थी। मध्ययुग में कागज का उत्पादन आरंभ हुआ। मध्यकालीन में जो है ना देखिए, प्राचीन काल, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, ये सभी जो मध्यकालीन में ये कागज का निर्माण हुआ। उसके बाद आगे कहा जा रहा है इसकी छपाई स्टार्ट हुई और पढ़ना लिखना इससे स्टार्ट हो गया और शिक्षित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो
लिपि का सबसे बड़ा गुण जो है विचार को सुरक्षित रखते हुए भी उसे समय से आगे बढ़ाना। हम बोलते हैं तो कम खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाता है। मतलब हम जो लिपि का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, सबसे बड़ा इसका गुण जो है वो विचार को सुरक्षित करता होता है। जैसे कि आप लिपि का जो सबसे आप क्या किस तरह से बातें कर रहे हो, आप समझा पा रहे हो कि नहीं हो, तो इस तरह से बातें कही जा रही है। आपका जो जैसे बात है कोई समझाने की हो तो वो बोलने के बाद जो वो बात खत्म हो जाती है, जब तक बात खत्म करने तक आप उसको समझा सकते हो, ये बातें हैं। उसके बाद लिखने पर उसे स्वामित्व मिल जाता है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिट नहीं जाते। जैसे अब हम लोग बात करते हैं, बात करने के बाद जने मान के चलो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, बात करने के बाद जो ना अभी जैसे मान के चलो कि अचानक ऐसे स्पीड में बोलने के बाद जो ना आपके सामने वाला बोलेगा क्या बोला क्या बोला क्या बोला, अब बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, वो बड़ा जो हुआ वो हट गया, मिट गया। लेकिन आप लिखे हुए अगर जैसे व्हाट्सएप में ही लिखे या आप कॉपी में लिखे, कहीं भी लिखे, तो वो रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद कहता है आप अपने विचारों को खुद बात में पढ़ सकते हो। ठीक है, इस कारण हम अधिक व्यवस्थित के रूप में लिखते हैं, थोड़े शब्दों में सारी बात को रखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के स्वरूप में अंतर है, और बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलती है। उसके बाद इसके बारे में हम आगे के पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। उसका सेकंड है लिपि से भाषा, यानी भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ये लिपि जो है मतलब भाषा जो होती है उसके माध्यम से हम लोग जो कहे हुए बातें हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं। जो लिखे हुए हैं उसको हम लोग इतिहास में भी, जैसे आज लिखो कल भी पढ़ सकते हैं, परसों भी पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कही जा रही है। उसके बाद उस समय का ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है, ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं, तो ये बातें कही जा रही है। उसके थर्ड में है लिपि के माध्यम से हम संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। संप्रेषण बोले तो आपको जैसे कि संप्रेषण के अलग अलग प्रकार के होते हैं। मौखिक होता है, लिखित होता है। जैसे होता है ना मौखिक से आप चीज़ बात करते हो, लिखित होता है कि आपका लिख के किसी को किसी बातें पढ़ना ना हो, पत्र लिखना, लेख लिखना, कहानी लिखना, इस तरह से यह कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद कहता है नेक्स्ट में 1.12 मतलब 1.22 में लेखन की विधि। लेखन की विधि क्या है इसके बारे में देखें। लेखन क्या है, लिपि क्या है। हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में उन्हें पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से दिखाना ही लिपि है। यानी आप जिस माध्यम से कर रहे हो, जिस क्रम से आप कर पा रहे हो, जिस आकार से आप लिखते हो या दर्शाते हो, उसके माध्यम को ही हम लोग लिपि कहते हैं। अर्थात लिपि में उच्चलित ध्वनियों के लिए चिन्हित निश्चित करते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्ण प एक ध्वनि का प्रतीक है, इसी तरह बो किसी दूसरी ध्वनि का, पो बोलते हैं ना, पो, बो, को, लो, ये सब जो है ना ये एक प्रकार का ध्वनि है। लिपि का जो है ना ये चिन्ह का एक प्रतीक है। शब्द काल में 3 ध्वनियाँ हैं। शब्द काल में जो है 3 ध्वनियाँ हैं, को, आ, लो। काल शब्द काल में जो है 3 शब्द है। एक को है, उसमें फिर आ लगा हुआ है, आ फिर लो, काल। ठीक है, लेखन में भी हम 3 वर्णों से इस क्रम में दिखाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीकों का व्यवस्था होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि कही जाती है। जो अपना हिंदी भाषा है, जो आप एग्जाम में देते हो ना, कौन सी भाषा में आपको एग्जाम देनी है, देवनागरी लिपि में, वो हिंदी हो गया। ठीक है, हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि कहलाती है। ओके, ये लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर। उसके बाद कहता है ऐसा नहीं कि सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि व्यवस्था हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं है कि जैसे इंग्लिश में अलग है, आपका हिंदी में अलग है, संस्कृत में अलग है, उर्दू में अलग है, सारी तमाम भाषाओं में अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अरबी भाषा जो ना दाएं से बाएं लेके जाते हैं। ठीक है, जापानी भाषा में वो, तो ये बातें कही जा रही है सारी के। ठीक है, उसका देवनागरी लिपि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने से पूर्व आपके लिए रोमन लिपि के लेखन से उसकी तुलना उपयोगी हो सकती है। जैसे रोमन हो गया, देवनागरी लिपि, ये दोनों के बीच कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। ये तुलना करने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। आप में से अधिकांशतर रोमन लिपि से परिचित होंगे। आप सभी से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रोमन लिपि को जानते होंगे, अच्छी तरीके से समझते होंगे। देवनागरी लिपि में प्राय शब्दों के आदि और अंत को छोड़कर व्यंजनों के साथ स्वर के स्थान पर केवल मात्राओं का प्रयोग होता है। देखिए जिस तरह से ये एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है, जैसे आपका देवनागरी का यह शब्द जैसे को, आ, मो, तो, आ, पो, रो, सो, आ, दो, अ, वर्णमाला की 11 ध्वनियाँ होती है। ये सभी जो है आपका वर्णमाला का 11 ध्वनियाँ निरूपित है, और लेकिन व्यंजकों के साथ मात्राओं के उपयोग से यह शब्द अत्यंत संक्षिप्त हो जाता है। ये जो कि व्यंजकों के साथ जो है जितनी भी मात्रा होती है इसका उपयोग जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। जबकि रोमन वर्णमाला में यह 11 ध्वनि का प्रयोग करने के कारण शब्द बड़ा हो गया है। जैसे आप देखिए कामता प्रसाद, ये कामता प्रसाद को आप जैसे रोमन में भी लिखा गया है, उसके बाद आपका देवनागरी में भी लिखा गया है। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद इसलिए देवनागरी लिपि हिंदी के लिए अधिक सुगम और संचित और वैज्ञानिक लिपि है। ओके, आपने इस लिपि का उत्पत्ति को देखे। ओके, ये
प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट है। उसके देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में क्या कहता है, वर्णों का मानक रूप, वर्णों का मानक रूप। इसमें क्या कहता है, देखिए हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। हिंदी का जो एरिया जो हिंदी का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विशाल है। इस कारण कुछ वर्णों के लेखन में विविधता का होना स्वाभाविक है, और इस कारण से जो है अलग अलग वर्णों में, उसके लेखन में, उसमें डिफरेंट होना, उसमें अलग भिन्नताएं होना, उसमें भिन्नताएं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये स्वाभाविक रूप है, ये आवश्यक चीज़ें हैं, ये होना तैयारी है, ये स्वाभाविक रूप से होगा ही। ओके, लेकिन इससे मुद्रण में कठिनाई होती है। इसके जो ना लिखने में, मुद्रण करने में सब जो ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को सीखने सिखाने में भी कठिनाइयाँ होती है। ये जो है वर्णों का जो है ना समझाने के लिए, लिखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन किया जाता है। आज जो है कंप्यूटर युग आ गया है, स्मार्ट युग आ गया है, स्मार्ट ज़माना आ गया है। इसके माध्यम से संबोधन का जो है संयोजन मतलब समझा जा सकता है, संयोजित किया जा सकता है। पहले यही काम टाइप राइटर से होता था। अब देखते होंगे टाइप राइटर जो राइटर जो होती है वो इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, उसके दोनों ही स्थितियों में मानक वर्णों का इस्तेमाल अनिवार्य है। यानी चाहे आप कंप्यूटर हो या टाइपिंग हो, इसके लिए जो ना मानक वर्ण का यूज होना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। इसी कारण भारत सरकार ने केंद्र हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा है। यानी कि भारत सरकार ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि केंद्र हिंदी निदेशालय जो है, हिंदी भाषा का जो निदेशालय होती है, उसमें जो मानक देवनागरी लिपि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लिपि निर्धारित का कार्य सौंपा गया है। इसका उद्देश्य यह था कि हम निश्चित करें कि आगे से कौन कौन से वर्ण मानक होंगे। इस कार्य के पीछे यह उद्देश्य था कि लोग मानक वर्णों का भी प्रयोग करें, जिससे मानक में एकरूपता आए। निदेशालय में 1966 में 2006 में मानक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की। ये बातें कही जा रही है। उसको देखिए यहाँ मानक देवनागरी का वर्णमाला दे रहे हैं। ओ आ ई हर्षई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ओ, ये बातें कही जा रही है। मात्राएं हैं, अनुस्वर है, विसर्ग है और व्यंजन है। ये व्यंजन सारे का क जो है आपका ह तक, उसके बाद र अक्षत्र ज्ञ श्र। ठीक है, ये सभी संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन के भागे हैं। उसके लेखन की कठिनाई में देखते हैं क्या क्या है। ये इसमें कहता है हम अब लेखन की कुछ कठिनाइयों की बात करेंगे। इन निम्नलिखित शब्दों जैसे पद्य, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार, ये सब जो लिखने की कठिनाई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे कि उद्यान लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, द्वारा लिखने में गलत कर देते हैं, उद्देश्य लिखने में गलत कर देते हैं। ये सब जो है ना ऐसे कठिनाइयाँ हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, सारे शब्द पढ़ लिए। क्या आप पढ़ लिए? जो शब्द दिए गए उसके ना पढ़ सके हो तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके साथ हैं ना, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ण छपाई में कम होते जा रहे हैं। पहले की पुस्तकों में ऐसे शब्द ज़्यादा छपते थे, लेकिन आधुनिक छपाई में मशीनों में इनके छपने की गुंजाइश कम हो गई है। उसके पद्र, देखिए पद जो होती है, ध्य जो है, दो वर्णों का योग है। दम मतलब दम जो है, देखिए दो प्लस मो, इन दोनों के मिलने के से एक तीसरा ही रूप बन जाता है। इसी सिलसिले में हम एक और प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पद्मा, उद्यान, उसके बाद द्वारा, उद्देश्य, उद्धार। हमने यहाँ हलंत जो है वो लगा दिया गया है। देख सकते हैं आप, हलंत का प्रयोग किया गया है, जिसे 6 तरह की संयुक्त वर्णों के लेखन से बच गए हैं। संयुक्त जो होता है, संयुक्त तो बोलते हैं, जैसे आधा जो होती है ना, जैसे आप देखिए द्वारा, दो संयुक्त वही होता है, वही का वो बच गए हैं। ठीक है, ये दम जो है ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। निदेशालयों के संयुक्त वर्ण बनाने के संबंध में भी अपने सुझाव दिए गए हैं इससे, जैसे कि लेखन विधि, मुद्रण आदि। तो ये बातें कही जा रही है। ठीक है, यहाँ तक की बातें यह है। अब देखिए वर्तनी, ये देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम लोग जानना बेहद जरूरी है। देखिए वर्तनी में कहा जाता है, हम सरलीकरण की ही प्रक्रिया के संदर्भ में वर्तनी की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित शब्द की वर्तनी के 4 रूप है, जैसे संबंध, ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है संबंध। हालांकि सभी संबंध ही है, लेकिन लिखने का तरीका देखो अलग अलग है। किसी में सिर्फ अनुस्वार दिया गया है, किसी में संयुक्त दिया हुआ है, किसी में अनुस्वार और संयुक्त दोनों दिया हुआ है, और किसी में जो है ना पहले संयुक्त दिया है फिर अंत में अनुस्वार दिया है। तो ये बातें है। इसमें देखिए आप मुद्रण में 4 के रूप मिलेंगे। इससे सीखने वाली कठिनाइयाँ भी होती है। यहाँ एक रूपता लाने की आवश्यकता है। हिंदी निदेशालयों के ने सलाह दी कि पंचम वर्ण को उन वर्ग के पहले 4 वर्णों से पहले अनुस्वार से दिखाया जाए। जैसे ना तो थो दो ध से पहले या लिखा जाए, जैसे कि मानक रूप अंत, पंथ, पंथ, अंधा, पूर्वांत, अंत। ये जो शुरू में अनुस्वार लगा दिया है, फिर नीचे में देखो अनुस्वार के बदले आधा नौ लगा दिया है। तो ये बातें कही जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से यही है। ठीक है ना, चलो
कोई बात नहीं, यहाँ तक की होगी बात। अब देखिए वर्तनी के कुछ नियम, इसको देख लेते हैं। वर्तनी के नियम में क्या कहता है, शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है। शब्द का जो लिखित रूप होती है उसको हम लोग वर्तनी कहते हैं। जो शब्द का लिखित वर्त हो रहे, जैसे आप वर्तनी ही लिखे तो वह वर्तनी का रूप कहलाया। इसी को हम हिज्जे भी कहते हैं। जैसे आप हिज्जे लगाते हो ना, अरे अरे यार शब्दों का हिज्जे लगाओ, कहते हो ना, अपने जूनियर को लगाओ हिज्जे, तुम अपने नाम का हिज्जे लगाओ, मतलब हिज्जे का इंग्लिश होता है स्पेलिंग, ठीक है, ओके। तो हिज्जे लगाओ। जैसे किताब सही वर्तनी है और किताब में दीर्घिकार लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें शब्दों को सही वर्तनी में लिखना चाहिए, तभी वाक्य का सही अर्थ निकलेगा। सही बात है। बहुत जगह जो जैसे कोहर्सी का लगाता है, कोहर्सी का लगाया मतलब की, उसमें जोर लगा दिया गया है, मतलब की हो गया किसी का, किसी की, ठीक है। दीर्घी का लगाया तो किसी की है, और किसी हर्षी का लगाया तो वो किसी का, उसमें जोर दिया जा रहा है। ये बातें हैं। तो सही जब तक नहीं लिखोगे तब तक उसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। जैसे मैं फल खा रहा हूँ, मैं फल की जगह पल लिखेंगे तो वाक्य निरर्थक हो जाए। जैसे फल की जगह पल लिख देंगे तो क्या 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 पल खा रहे हो, ये पल क्या होता है, मतलब गलत हो गया। उसके बाद यहाँ हम वर्तनी की कुछ विशेष बातें देखेंगे, ओके। उसके देखो यहाँ पे मतलब यही बातें कही जा रही है। हंस एक पक्षी है, हंसना एक क्रिया व्यापार है, हमें दोनों के प्रयोग को समझना होगा। तो ये बातें कही जा रही है, यही सब समझाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, आपको अनुस्वार, मतलब अनुस्वार जो होती है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं, अनुनानिक मतलब अनुनासिक, मतलब कि अंदर चंद्र बिंदु जो होती है कि अंतर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अनुस्वार वर्णमाला के पंचमाक्षर रह रह न म के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि अनुनानिक नाक से निकले वाली ध्वनि मात्र है। अनुस्वार की सभी रूपों के लिए मुद्रांकन में प्रायः अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होने लगा है, जैसे क्रांति, शांति। लेकिन भांति भी लोग लिख देते हैं। तो ये बातें कही जा रही, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, वर्तनी यही है। समझ में आ गया। वर्तनी के बारे में आइए, आप सही तरीके से लिखोगे तो उसका सही अर्थ निकलेगा, अगर आप गलत लिखोगे तो उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वही बात इससे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ ये सब एक्सप्लेन में, अब देखो ये हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए आप सभी। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि हमारे उच्चारण में ध्वनियों की भिन्नता मिलती है। जैसे सही बात है, उच्चारण में अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ मिलती है। जैसे आप कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नाक से निकलता है, कुछ जीभ से, कुछ गला से, कुछ कंठ से, तो इस प्रकार की बातें हैं। उसी प्रकार देवनागरी लिपि के लेखन के में लिपि चिन्हों की भिन्नता दिखाई देती है। विभिन्नता में एकता लाने का प्रयास भारत सरकार के मानक देवनागरी लिपि से किया है। ये जो इसमें जो भिन्नता होती है, इसमें विभिन्नताएं होती है, सब क्या भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके मानक देवनागरी जो निर्देशालय है वो उसके माध्यम से हुआ है। लिपि के इस मानकीकरण के लिए केंद्र हिंदी निदेशालय ने 1983 और 2006 में देवनागरी लिपि का हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका प्रकाशित किया था, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है, देखिए, और इसके कुछ नियम जैसे हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के बारे में कहा जाता है, जैसे कि आधा जो होता है ना, आधा की चीज़ का, जैसे आप यहाँ देखो ख्याति, खया संजोगा आकर तोहर से ख्याति, खड़ी वाले व्यंजन, ठीक है। और उसके लग्न, विघ्न, व्यास, ये सभी आधा आधा कुछ ना कुछ वर्ड हैं, तो ये संयुक्त वर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, देखो यही व्यंजन के रूप में कहा है, जैसे क और फ के संयुक्ताक्षर, जैसे कि संयुक्त हो गया, पक्का हो गया, दफ्तर आ गया, ये सब जो है ना व्यंजन वर्ण के। व्यंजन वर्ण आप समझ सकते हो ना, क ख ग घ जो होती है वो व्यंजन वर्ण हो गया। ओ आ हर सही दीर्घ जो हुआ ए है वो स्वर वर्ण हो गया। तो इसके बारे में कही गई है। और विभक्ति चिन्ह देखो, इसमें कहा जैसे हिंदी की विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के प्रतिपदिक के से पृथक लिखे हैं, जैसे कि राम ने राम को राम से आदि, तथा स्त्री ने स्त्री को स्त्री से आदि। जैसे सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिवादक के साथ मिलाकर लिखे जाए, जैसे उसने, उसको, उससे, उस पर। देखो है सटीक, मतलब सबका अर्थ अलग होते हैं। राम ने क्या किया, राम ने कुछ ना कुछ किया होगा, राम को कुछ ना कुछ दिया होगा, राम से कुछ ना कुछ लिया होगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्ह इस तरह से होगा। और क्रियापद में कहा जाता है संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाए, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है। मतलब कि अब ये फ्यूचर की तरह से करता है, करेगा, घूमेगा, खेलेगा, कूदेगा, जाएगा, पिएगा, करेगा, ये क्रियापद हो गया। उसके हाइफन देखिए, इसमें क्या कहता है, द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाता है। जैसे द्वंद्व मतलब कि
द्वंद्व समास जो होती है वो दो शब्दों से मिला होती है। जैसे इसमें एग्जांपल दें, राम लक्ष्मण की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो उसके बीच में जो है हाइफन लगती है। जैसे यहाँ पे देखो हाइफन है, शिव पार्वती इसके बीच हाइफन है, उसके देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, ये सब जो है हाइफन के रूप में कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद है तो उसी अवयव में देखो तक, साथ आदि अवयव सदा पृथक लिखे जाए। जैसे आपके साथ, यहाँ तक। ठीक है, इस नियम को कुछ उदाहरण के स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में आह, ओ, आह, ए, ही, तो, सो, भी, ना, जब तक तब, जब तब कब, यहाँ वहाँ सदा, क्या श्री जी तक भर मात्र साथ ही, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे या अथवा, तथा, यथा और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने का वाले अवयव हैं। ये सभी अवयव हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। उसके श्रुति मूलक य व वो, ये देखिए यहाँ श्रुति मूलक य व प्रयोग विकल्प से होता है। वहाँ न क्रिया जाए, अर्थात किए गए, किए, नहीं, हुआ। देखो ये सब जो है ना दोनों शब्द यूज होते हैं। जैसे आप कहीं से किए इस तरह से लिखते होंगे, इस तरह से लिखते हैं, नहीं, हुआ, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये य और व के बारे में कहे गए हैं, य और श्रुति मूलक। ठीक है, ये तक की बातें, यहाँ तक की वह अनुस्वार और अनुनासिकता, मतलब ये चंद्रबिंदु और अनुस्वार जो होती है उसके बारे में कही गई है। क्लियर, तो ये सब समझ गए होंगे। विदेशी ध्वनियाँ, ये विदेशी ध्वनियों में देख लीजिए क्या कह रहा है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कलम, कीला, दाग आदि। कलम, कीला, दाग नहीं, उसके पर जहाँ उसकी शुद्धि विदेशी के रूप में प्रयोग अवशिष्ट हो अथवा उच्चारण में भेद बताना आवश्यक हो, मतलब ये कही गई। तो इस तरह से देखिए, तो यही है आपका फर्स्ट यूनिट में। ओके, तो इस प्रकार देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट का जो भी टॉपिक्स थे, देखिए यूनिट 1 में जो है ना आपको इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेनेशन, मतलब समझने की योग्य बातें कही गई है। और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से पूछा जाएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलती है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख ले सकते हैं। ओके, तो ये रही आज का सेशन में यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्द नेक्स्ट यूनिट 2 की क्लास अपलोड हो जाएगी। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और जैसे कि हिट करोगे तो होगा क्या, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगा, अपलोड होगा नेक्स्ट यूनिट, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और चैनल में तो सब्सक्राइब कर ही देना, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के मैसेज में जो भी डाउट हो और एक्सप्लेनेशन कैसा एक्सप्लेनेशन बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।